गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी आपके अच्छे होने की कामना करता हूं। तो आज एम कुमार केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हुए बड़ा ही मजेदार टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस टॉपिक को 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट, इवन और ऊपर भी जा सकते हैं आप, कॉम्पिटिटिव, मेडिकल इंजीनियरिंग, सारे स्टूडेंट्स को ये फायदा पहुंचाने वाला है। टॉपिक क्या है? रसायन शास्त्र के दुनिया में लोगों का यह मानना है कि अगर केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन ना हो तो ये केमिस्ट्री बड़ा आसान टॉपिक हो जाता है। तो केमिस्ट्री में रिएक्शन ना हो मतलब आदमी में जान ना हो, किस काम का? किसी काम का। खाना खाए और वो हजम ना हो, किस काम का? किसी काम का नहीं। तो केमिस्ट्री में रिएक्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और केमिस्ट्री में रिएक्शन से अच्छे अच्छे लोग भागते हैं, खास करके बच्चे लोग का। तो ये रिएक्शन देखते ही उनका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं मानिए। मैं निश्चित रूप से आपको ये आश्वस्त करता हूं कि मैं आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आपको रिएक्शन से अगर लगाव ना कर दिया हो तो जो कहिएगा सो। दुनिया में केमिस्ट्री पढ़ने वाले 90% आदमी यही बोलेंगे। पूछे कि सर, बच्चे पूछते हैं टीचर से कि सर ये रिएक्शन का क्या करें, तो बड़ा गजब का चीज है। बोलते हैं रट लो। कितना रिएक्शन रटिएगा? 10, 20, 50, 100। और रिएक्शन है कितने? अनंत। तो क्या आप अनंत रिएक्शन रख सकते हैं? तो देख रहे हैं क्या कि संख्या कितनी है? अनंत है। लेकिन उसका निर्धारण केवल कितना से करते हैं? 1 और 9 के आधार पर करते हैं और 0 की पहचान होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से रिएक्शन कितने हैं? अनंत। तो सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कुछ बात अगर दिमाग में समझ लिया जाए और थोड़ी बहुत जानकारी को दिमाग में रख लिया जाए तो रिएक्शन भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही मजेदार रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन बनाने में बहुत इंटरेस्ट आता है कब? जब रिएक्शन के क्रियाविधि को हम जान जाते हैं। मतलब कोई रिएक्शन को कैसे बनाया जाता है ये रटने की चीज नहीं है, ये गणित है, मैथमेटिक्स है। जैसे सूत्र याद कर लेते हैं और सूत्र पे किसी चीज को बैठा देते हैं। तो आज का मेरा जो विषय है केमिकल रिएक्शन और खास करके कार्बनिक रसायन के रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म का। मतलब कार्बनिक रसायन में जो रिएक्शन आपको यूज होंगे वो कैसे हम बना सकते हैं, रटना नहीं है, कैसे हम बना सकते हैं, इसी का हम क्लास आपको देने जा रहे हैं।
आपको पहले ही बताया कि ये 9, 10, 11, 12 इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सारे स्टूडेंट को काम आने वाले हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि 12th का स्टूडेंट पढ़े, 11th का स्टूडेंट पढ़े। आप इसे 9 के बच्चों को भी दिखाइएगा तो भी उनको समझ में आएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। 10th बच्चे, 11, 12, और अगर अपर क्लासेस इंजीनियरिंग, मेडिकल, ग्रेजुएशन के लेवल के बच्चे, उनको भी ये काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए ये बात हो रही। तो देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, यानी कार्बनिक अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के पहले दिमाग में बात रखिएगा कि थोड़ा ये टॉपिक पर मेहनत करना होगा, और उसका रिजल्ट आपको जब आपके सामने कोई रिएक्शन दे दिया जाएगा तो मैं आपको 100% ये विश्वास दिलाता हूं कि मैकेनिज्म का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, उसको यूज करके हम लोग रिएक्शन खुद से बनाना सीख जाएं। आपको अगर रिएक्शन बनाने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो इस टॉपिक को अच्छे से आप समझ लीजिए, और समझने के बाद देखिएगा कि आपको जो रिएक्शन दिया जाएगा एक्सरसाइज में, वो आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद से उसको बना सकते हैं निश्चित रूप से। तो ध्यान देखिए, तो कार्बनिक अभिक्रिया के क्रियाविधि को समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि उस रिएक्शन में कौन कौन से तत्व आपको काम आए। मुख्य रूप से ऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन कौन से तत्व आपको काम आए, तो ध्यान दीजिएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एक्स। एक्स मतलब समझते हैं ना, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और भी कुछ कभी कभी आ सकते हैं सर एलिमेंट का नाम, लेकिन मुख्य रूप से आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आपको हेलोजन, यही जो 5 तत्व हैं लगभग मुख्य रूप से यूज होंगे, बार बार यूज होंगे। तो रिएक्शन को समझने के लिए आपको बॉन्डिंग पढ़े होंगे। बॉन्डिंग का ज्यादा इंटरनल बात नहीं ध्यान देना है, सिंपल बात ध्यान देना है, और उस चीज को हम आपके सामने रख रहे हैं, जरा गौर कीजिए कि ये हो गया तत्व। संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता मालूम होगा आपको, 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1, और हेलोजन का भी कितना होता है, 1 होता है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि कार्बन जहां भी रहेगा उसके कितने बॉन्ड पूरा होने चाहिए, 4 बॉन्ड पूरा। नाइट्रोजन जहां पर भी होगा उसका कितना बॉन्ड पूरा होना चाहिए, 3 बॉन्ड पूरा होना। ऑक्सीजन जहां पर भी होगा उसका कितना बॉन्ड पूरा होना चाहिए, 2 बॉन्ड पूरा होना। हाइड्रोजन जहां पर भी होगा उसका कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और
हेलोजन जहां पर भी होता है उसका भी कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। ये बात हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि कार्बन का कितना बॉन्ड पूरा होता है, 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन 1 और हेलोजन भी 1। हमेशा इस बात को दिमाग में रखिएगा, तब जाकर के आपको आगे सहूलियत होगी। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए। ये कार्बन की जो संयोजकता वो 4 है, ध्यान देंगे तो ये कार्बन की संयोजकता 4 को हम कहीं ऐसे भी लिखते हैं, जरूरत पड़ने पर आपको ऐसा भी आएगा, जरूरत पड़ने पर आपको ऐसा भी आ सकता है। मालूम है ना कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, डबल से भी जुड़ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता है, नाइट्रोजन केवल ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन केवल डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन केवल सिंगल बनाता है, हेलोजन केवल सिंगल बनाता है और कार्बन सिंगल भी बनाते हैं। देख लीजिए आप, ये सिंगल बॉन्ड भी है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी है और ये डबल बॉन्ड। इसका कारण जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। आगे चलते हैं तो ध्यान दें। तो ये सभी बातें जो अभी आपने देखा ये पीछे का चीज है, इसको जरूरत पड़ता है आगे, इसलिए इस चीज को हमने आपको बताया। अब हम अपने मूल बिंदु पे आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन में भी कौन रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक रिएक्शन का मतलब। तो सबसे पहले रिएक्शन को हम एकदम उसके जन्म से लेके चलते हैं, एकदम उसका बेसिक परिचय से आपको लेके चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, आप ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सारे स्टूडेंट 9, 10, 11, 12 आईआईटी, मेडिकल, जेई मेंस, एडवांस, ग्रेजुएशन, पीजी, सारे लोग के लिए ये काम, सारे लोग को काम आए। ध्यान देते हैं। तो A प्लस B प्रोडक्ट C प्लस D। कोई केमिकल रिएक्शन को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, इस रूप में व्यक्त करते हैं। क्या है, A प्लस B एरो C प्लस D। तो एरो के पहले जो टर्म होते हैं यानी जिसमें रिएक्शन होता है उसको हम रिएक्टेंट, और जो एरो के बाद उसको हम प्रोडक्ट। इसका हिंदी जो है प्रतिकारक और इसका हिंदी जो है प्रतिफल। अब गौर कीजिएगा, यहीं से क्लास स्टार्ट होता है, यहीं से आपका मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन लिखा, प्रोडक्ट सोचते हैं, कहीं इधर उधर करते हैं। आपको मैंने क्या बोला है, एकदम इसके जड़ से हम लेके चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा।
जरा नाम देखिए ना, प्रतिकारक। प्रति, ये जो टर्म है मतलब पूरा बात हो गया प्रतिक्रिया। अकारक यानी करने वाला, यानी ये क्या है, प्रतिक्रिया करने वाले हैं। क्या है, प्रतिक्रिया करने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, प्रतिकारक हुआ। समझ रहे बात को? प्रति मने प्रतिक्रिया का टर्म हो गया प्रति, अकारक मने करने वाला। तो जो प्रतिक्रिया करता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिकारक। और जब कोई कर्म होता है, जब कोई क्रिया होती है, तो निश्चित रूप से क्या मिलेगा, फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। इसीलिए इसको बाद में जो मिला, यानी रिएक्शन करने के बाद जो मिला, उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल। तो प्रतिफल का पूरा टर्म क्या हो गया, प्रति माने प्रतिक्रिया, यानी प्रतिक्रिया के कारण क्या मिला, फल मिला, इसलिए इसको क्या कहा गया, प्रतिफल कहा। ठीक है, तो एरो के बाएं वाले को क्या कहते हैं, प्रतिकारक, और राइट वाले को क्या कहते हैं, प्रतिफल। अब इसमें बहुत गहरा बात छुपा हुआ। कोई लड़का अगर क्वेश्चन कर दे कि सर आपने a प्लस बी क्यों लिखा, b प्लस ए क्यों नहीं, रिएक्शन के मैकेनिज्म का सबसे पहला बिंदु यहीं से शुरू होता है कि आपने a प्लस बी क्यों लिखा, b प्लस ए क्यों नहीं लिखा। बताते हैं, ध्यान से देखिए। तो ध्यान दीजिए, n प्लस O2, N2 प्लस O2 NO2 या N2O जो भी मिला, फिर उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करोगे, यहां 2 लगा देंगे, यहां 2 लगा। गौर कीजिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाया। अब एक लड़का कहता है कि नहीं सर N2 प्लस O2 ना लिख के हम अगर O2 प्लस N2 लिख करके N2O लिख दें या ON2 लिख दें और उसको बैलेंस कर दें, तो क्या गलत हो जाए, गलत हो जाए। आप ही प्रश्न कीजिए और आप ही जवाब खोजिए, मिलेगा नहीं आपसे लेकिन मैं दूंगा। क्या प्रश्न है कि N2 प्लस O2 N2O। तो एक लड़का कह रहा है कि नहीं सर हम O2 प्लस N2 लिख करके ON2 लिखें, तो क्या ये गलत है, और अगर गलत है तो क्यों, और अगर ये सही है तो क्यों। गौर कीजिए, ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान दीजिए। तो ध्यान देना, A प्लस बी C प्लस डी, इसको हम प्रतिकारक और इसको हम प्रतिफल बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में रिएक्टेंट और इसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसमें भी A को सबस्ट्रेट और B को रिएजेंट
और इसमें सी को मेजर प्रोडक्ट और डी को बाई प्रोडक्ट। मेजर का मतलब मुख्य और बाई का मतलब उप होता है। ज्यादा कुछ नहीं है। आपने देखा ना कि कोई रिएक्शन में ए प्लस बी रिएक्शन करके क्या दिया, सी प्लस डी। तो ए प्लस बी को क्या कहें, प्रतिकारक। प्रति माने प्रतिक्रिया, कारक माने करने वाला। और जो मिला सी प्लस, जिसको प्रतिफल यानी प्रतिक्रिया के द्वारा जो हमको मिला, वो क्या मिलाया, कहलाया प्रतिफल। अंग्रेजी में उसको रिएक्टेंट, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट को भी हम दो भाग में बांटते हैं। सबस्ट्रेट किसको, ए को। अब बी को क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। जो मिला सी को क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट, और डी को क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट। अब इसी चीज को समझना है, किसको किसको, सबस्ट्रेट को, रिएजेंट को, और मेजर प्रोडक्ट को, और बाई प्रोडक्ट। ध्यान दें, गौर कीजिए, लिख लीजिए इसको लिखिए। ध्यान दीजिए, तो ए प्लस बी प्रोडक्ट सी प्लस डी। ऑर्गेनिक रिएक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें ए यानी जो सबस्ट्रेट है, वो हमेशा कार्बनिक यौगिक, याद रखिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट में सबस्ट्रेट जो होगा, वो हमेशा क्या होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। और बी जो है, कार्बनिक यौगिक भी हो सकता है या अकार्बनिक यौगिक भी हो सकता है। दोनों बात है, ये एकदम कंफर्म। ए जो है क्या होगा, कार्बनिक यौगिक ही होगा, और बी यानी कि सबस्ट्रेट रिएजेंट जो होंगे, वो कार्बनिक यौगिक भी हो सकते हैं या अकार्बनिक। ठीक उसी प्रकार से जो प्रोडक्ट मिला हमको सी और डी में, इसको क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद। मुख्य उत्पाद, तो मुख्य उत्पाद आपको हमेशा कार्बनिक यौगिक ही होगा। और डी यानी जो उप उत्पाद होगा, वो कार्बनिक यौगिक भी हो सकता है या अकार्बनिक यौगिक भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिए, मुख्य उत्पाद कार्बनिक यौगिक होगा और उप उत्पाद कार्बनिक या अकार्बनिक। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रिएजेंट बी कार्बनिक होगा, तो उप उत्पाद भी कार्बनिक ही होगा, और अगर ये अकार्बनिक होगा, तो उप उत्पाद भी क्या होगा, अकार्बनिक। क्योंकि ये दिमाग में बात रख के चलना है कि हमको कौन रिएक्शन का बात पढ़ने जा रहा है, कार्बनिक रिएक्शन का। तो कार्बनिक रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट होगा, वो हमेशा क्या होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। अब मेजर प्रोडक्ट भी क्या होगा, कार्बनिक यौगिक ही होगा। बी यानी कि रिएजेंट और उप उत्पाद जो होगा, वो कार्बनिक भी हो सकते हैं, अकार्बनिक भी। ठीक है, इसको जरा लिखिएगा, आगे चलते हैं। अब प्रश्न है कि ए प्लस बी
C प्लस D, N2 प्लस O2 N2O, इसको जब आप संतुलित कर सकते हैं, यहां 2 लगा दीजिए, यहां 2 लगा, तो कहता है कि एक लड़का क्या कहता है कि नहीं, हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे O2 प्लस N2, ON2 ऐसा लिखेंगे, इसको बैलेंस कर। तो मैंने क्या बोला कि यह रिएक्शन सही है और ये रिएक्शन क्या है, गलत। आप कह सकते हैं कि क्यों ये सही है, क्यों ये गलत है। प्रश्न यही उठा, सबसे पहला प्रश्न यही कि हम ए को ही पहले क्यों लिखे, बी को पहले क्यों नहीं लिखे। समझ रहे बात को? तो ध्यान देना, कहता है, ध्यान रखिएगा कि ए जो है पत्थर है और बी जो है हथौड़ा है। तो बोलिए, आप पत्थर से हथौड़े को तोड़ते हैं कि हथौड़े को पत्थर से तोड़ते हैं? पत्थर को तोड़ते हैं। किससे? हथौड़े से। तो आप बोलिए कि पत्थर को, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि पत्थर को तोड़ना है, किससे? हथौड़े से। तो अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि पत्थर पे हथौड़े को मारें कि हथौड़े को पत्थर पे मारें। कभी ऐसा देखा है आपने कि पत्थर को तोड़ना है तो नीचे में हथौड़ा रख दिया, ऊपर से पत्थर को पटक दिया? अगर ऐसा करते भी हैं तो जो हमको चाहिए निश्चित आकृति वो हमें प्राप्त नहीं होती। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पत्थर को स्थिर कर देते हैं और उस पे हथौड़े से क्या करते हैं, प्रहार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ए पत्थर है और बी हथौड़ा है, तो ए को स्थिर रखते हैं और बी से ए पर क्या करवाते हैं, प्रहार करवाते हैं। अब फिर यहां प्रश्न उठता है कि आप ये कैसे कह देंगे सर कि ये ही पत्थर है और बी हथौड़ा है? हम बी को ही मान लेते हैं हथौड़ा और ए को मान लेते हैं पत्थर, तो उस केस में तो हम ऐसा लिख सकते हैं। आप प्रश्न करेंगे ना? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अब इसका जवाब देख लीजिए आप, और तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ए प्लस बी में ए को पहले क्यों रखे और बी को बाद में क्यों रखे, बी को क्यों पत्थर हथौड़ा माने और ए को पत्थर क्यों माने। तो ध्यान दीजिए, N2 प्लस O2 N2O, यह रिएक्शन सही है। O2 प्लस N2 ON2 बैलेंस कर देंगे, इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से और इसको भी 2 से। ये रिएक्शन गलत है। मतलब ये कि A प्लस ये क्या हो गया, B। अब हम आइए, क्या हो गया, B प्लस A। आप इसको क्या माने, सही माने, और इसको क्या माने, गलत माने। प्रश्न यही है ना कि A को हम सबस्ट्रेट और B को हम रिएजेंट क्यों माने, B को सबस्ट्रेट और A को रिएजेंट क्यों नहीं माने। यानी A को अस्थिर क्यों रखे, B ही क्यों प्रहार करेगा, B अस्थिर क्यों न रखे, एक से प्रहार करवा दें। एकदम सिंपल फंडा है। जब रिएक्शन करवाते हैं
तो पहले यानी कि सबसेट किसको लेते हैं, जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता, एकदम मूल बिंदु यही है, वैद्युत ऋणात्मकता कम होता है। और रिएजेंट किसको लेते हैं, जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। यानी वैद्युत ऋणात्मकता कम वाले को क्या मानते हैं, पत्थर, और ज्यादा वाले को क्या मानते हैं, हथौड़ा मानते हैं। क्योंकि जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। इसीलिए जो ज्यादा क्रियाशील है, वो ज्यादा एक्टिव है, वही उस पहले वाले पे प्रहार करता है। जो कम रिएक्टिव होता है वो प्रहार पहले नहीं करता है। एकदम सिंपल बात है कि जो ज्यादा क्रियाशील है वो ज्यादा काम करेगा, जो कम क्रियाशील है वो स्थूल रहेगा, अस्थिर रहेगा, बैठा रहेगा। यही चीज समझना है। तो आपने देखा कि N2 + O2 में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन के वैद्युत ऋणात्मकता से ज्यादा होता है। इसलिए ऑक्सीजन को रिएजेंट और नाइट्रोजन को क्या रखते हैं, सबस्ट्रेट रखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि N2 + O2 क्यों सही है, O2 + N2 क्यों गलत है। इसमें आप देख रहे हैं कि N2 अस्थिर होगा, O2 प्रहार करेगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि O2 अस्थिर होगा, N2 प्रहार करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि N2 प्रहार नहीं कर सकता, O2 ही प्रहार करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की क्रियाशीलता, नाइट्रोजन की वैद्युत ऋणात्मकता, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होता है, कम होता है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की क्रियाशीलता ज्यादा होता है। इसलिए कौन प्रहार करेगा, कौन प्रहार करेगा यानी कौन रिएजेंट होगा, ये उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर करता है। यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वही रिएजेंट होगा, वही प्रहार करेगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा, ना कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके ऑक्सीजन का नाइट्राइड। ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, आप समझ चुके होंगे कि हम रिएजेंट में, ये हो गया सबस्ट्रेट और ये हो गया रिएजेंट। रिएजेंट में किसको रखते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता, जिसकी क्रियाशीलता क्या होता है, ज्यादा होता है। एक और एग्जांपल से आपको हम स्पष्ट करते हैं। सोडियम + ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, बैलेंस कीजिएगा, इसको 2 लगा दीजिएगा, इसको 4 लगा दीजिएगा। एक लड़का क्या बोलता है कि नहीं सर, हम O2 + Na लिखें और तब यहां ONA2 लिखें। तो आप जानते हैं कि यह और ये दोनों में कौन सही होगा। अब आप ही पे हम छोड़ते हैं कि बताएं आपकी सोडियम और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आप ऐसे भी जानते हैं कि सोडियम कौन ब्लॉक में है, S ब्लॉक में, और ऑक्सीजन किस ब्लॉक में है, P ब्लॉक में है। तो P ब्लॉक क्या है, आधातु है, और आधातु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप बताएं कि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इसलिए ऑक्सीजन प्रहार करेगा किस पर, सोडियम पर। यानी कि सोडियम क्या रहेगा, सबस्ट्रेट रहेगा, और ऑक्सीजन क्या रहेगा, रिएजेंट रहेगा। आप जानते हैं कि सबस्ट्रेट जो होता है अस्थिर रहता है, और रिएजेंट जो होता है प्रहार करता है किस पर, सबस्ट्रेट। कोई दिक्कत, क्या यह संभव है, नहीं संभव है। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो कम वाले ज्यादा पर प्रहार नहीं करते हैं, ज्यादा वाले कम पे प्रहार करते हैं। समझ में आ गई बात। तो आगे ध्यान दीजिए। अब आप जरा गौर कीजिएगा, हमने यहां पे लिखा CH4 + Cl2। अब ये प्रोडक्ट क्या होगा, अभी आप छोड़ दीजिए उस चीज को। आप पहले हमें ये बताएं कि CH4 + Cl2, और एक लड़का लिखता है CH2 + CH4, Cl2 + CH4, कौन सही होगा। तो आप पहले किताब में देखते होंगे, रटे होंगे, पढ़े होंगे, आइडिया लगाते होंगे कि CH4 पहले, Cl2 बाद में। अगर वही चीज आप प्रश्न कर दीजिए कि ऐसा क्यों, तो हम जानते हैं कि ये गलत होगा, ये सही होगा। क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता जो होता है, क्रियाशीलता जो होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो एक चीज आपने मैकेनिज्म में आप सबसे पहले आज यही सीखा कि रिएक्शन को दो भाग में बांटते हैं, सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को दो भाग में, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, और मेजर प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। अब प्रश्न यहाँ पे आपने सीखा है, अगला बात क्या सीखा कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट में सबस्ट्रेट क्या रहता है, अस्थिर, और रिएजेंट उस पर क्या करता है, प्रहार करता है। इसलिए रिएजेंट कौन होगा और सबस्ट्रेट कौन होगा, तो जो क्रियाशील ज्यादा होगा, यानी जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा, वो क्या होगा, सबस्ट्रेट, और रिएजेंट जो होगा जिसकी क्रियाशीलता, जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कम होगी, तो जिसकी कम होगी वो अस्थिर रहेगा, और जिसकी क्रियाशीलता, जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा वो क्या करेगा, प्रहार करेगा। इसलिए कभी भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन का नाइट्राइड नहीं बनता है। कोई दिक्कत? ये मैकेनिज्म का पहला टॉपिक है। आपने एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि A प्लस बी ही हम लिखेंगे, B प्लस ए नहीं, क्योंकि A की वैद्युत ऋणात्मकता कम और B की वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। जिसकी ऋणात्मकता ज्यादा होता है वो प्रहार करता है, जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता कम होता है वो अस्थिर होता है। अब प्रश्न है कि वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा और कम की पहचान सर हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको पढ़ाया गया होगा आवर्त सारणी, और अगर किसी को दिक्कत भी होगा तो मैं आवर्त सारणी का कुछ कुछ बात आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको मैकेनिज्म में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, आगे चलें। तो नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट डे करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।